कर्नाटक के एक फेमस फोटोग्राफर है रवि होंगल। उनको कैमरे से इतना प्यार है, वो क्या है कि कैमरों को बहुत पसंद करते हैं, अपने कैरियर में बहुत पैशन है उनका। उन्हें कैमरा इतना पसंद है कि वो अपने घर को एक कैमरे के शेप में बना दिए हैं। जी हाँ, इनके घर पे आपको SD कार्ड देखने मिल जाएगा, बाहर कैमरा का लेंस देखने मिल जाएगा। मतलब घर को ही ये कैमरे के रूप में बना लिया है। और ये तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने 3 बेटों का नाम, उनके 3 बेटे हैं, उनका नाम सुनोगे, निकॉन, कैनन, एप्सन। फैक्ट नंबर 12, सहारा रेगिस्तान में एक बहुत ही औसम सी जगह है जो कि ऊपर से देखने में एक आंख की तरह दिखती है और उसको कहते हैं आईज ऑफ सहारा, सहारा रेगिस्तान का आंख। और उसका जो ड्रोन व्यू है वो एकदम वैसे ही दिखता है। फैक्ट नंबर 11, मुंबई में एक जगह है जो कि 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, धारावी। वो मुंबई का एक बहुत बड़ा स्लम है। तो क्या आपको ये बात पता है कि उसको अब अडानी टेक ओवर कर लिए हैं और उसको अब रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वो जो धारावी है वो हमें कुछ साल बाद ऐसे देखने मिल सकता है, क्योंकि इसको रीडिजाइन और रीडेवलप किया जा रहा है ताकि जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्लम है वो मिट जाए मैप से। फैक्ट नंबर 10, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फैक्ट है। मतलब ये कॉमन सी बात है लेकिन इसको रियलाइज करने में बड़ा मजा आता है। वर्ल्ड मैप को आप देखते हो नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में वर्ल्ड मैप को हमें ऐसा देखना चाहिए। क्या है कि पूरे वर्ल्ड में पानी एक्चुअली में डोमिनेंट है। हमारे POV, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि हम लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। कभी बीच घूमे तो समुद्र दिख गया, ठीक है, वहां समुद्र है। अब लैंड ही हमें डोमिनेंट फील होता है। एक्चुअली में लैंड जो है वो पानी पे डिपेंडेंट है। मतलब कभी अगर ऐसा प्रलय वलय आया तो वो जो पानी आप देख रहे हो मैप में वो सब लैंड को खा जाएगा। पानी एक्चुअली में डोमिनेंट है इतना। तो जो वर्ल्ड में पानी की कमी है, जो वाटर क्राइसिस ये सब कहा जाता है ना, वो फ्रेश वाटर के लिए कहा जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी, नमक वाला पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेश वाटर की क्राइसिस है, ना कि समुद्र के पानी की। समुद्र का पानी तो इतना है कि वो पूरे लैंड को खा जाए। पूरी दुनिया एक्चुअली में एक बड़ा समुद्र है, कहीं कहीं लैंड निकल गया है, ऐसा है। ना कि ये पूरा दुनिया एक लैंड है और समुद्र भी है, ये नहीं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि जो लोग आपस में बातें करते हैं ग्रुप में, जैसे कि आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त हैं, वो मिल के बातें कर रहे हैं। मतलब आप तो नहीं करते होंगे शायद, लेकिन ये पाया गया है कि इसका 80% टाइम जो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, उन बातों का 80% अदर पीपल के बारे में होता है। मतलब किसी और के बारे में बात करना कि उसके घर में क्या चल रहा है, किसी और के प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करना, गॉसिप करना, यही ह्यूमन के एक टिपिकल कॉन्वर्सेशन का 80% होता है। बाकी जो काम की बातें हैं, जो कि उसके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट या डाउनफॉल लाएगी टेक्निकली, वो 20% होता है। 80% टाइम सिर्फ कंप्लेनिंग, किसी और के बारे में बात करने में ही बीत जाता है। क्या आप भी ऐसे ही करते हो? इसका मतलब लोगों को दूसरों की प्राइवेट लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, इसीलिए यूट्यूब पे व्लॉग्स इतने चलते हैं। हाँ, अब समझ आया। फैक्ट नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया का ये मैप देखो। आपको पता है ऑलमोस्ट पूरा ऑस्ट्रेलिया खाली है, सिर्फ कोस्ट लाइन के आसपास लोग रहते हैं। ऐसा क्यों भला? ये इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मिडिल वाला एरिया है ना, वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। 50 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर रहता है। और समुद्र के पास वाला जो एरिया है वहां का टेम्परेचर पानी के चलते मेंटेन रहता है बहुत हद तक। इसीलिए पूरा मतलब ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते हैं, अच्छा कंट्री है, लेकिन उसका मेजोरिटी पार्ट तो खाली है। कोस्ट लाइन में लोग रहते हैं ज्यादातर। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये तो रिस्की भी होगा ना, कभी सुनामी वगैरह आई तो वो तो सबसे पहले कोस्ट लाइन को ही खाएगी। मिडिल वाला सबसे ज्यादा सेफ रहेगा ना। लेकिन ये है कि फैसिलिटीज के मामले में और कंफर्ट के मामले में टेम्परेचर कम, ये सब भी तो जरूरी है, इसलिए कोस्ट लाइन पे ज्यादातर लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में और एक अमेजिंग फैक्ट है कि वो चांद का जो डायमीटर है, जो हमारे चांद का डायमीटर है वो
3400 किलोमीटर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का डायमीटर ईस्ट टू वेस्ट ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर है, जो कि चांद से भी ज्यादा हुआ। फैक्ट नंबर 7, एक सी क्रिएचर है जिसका नाम है श्रिम्प, ये वाला। इसका जो हार्ट है, जो दिल है, वो दिमाग में रहता है। और मतलब ये सोचता होगा तो मतलब श्रिम्प का जो कम्युनिटी होगा उसमें दिल और दिमाग से अलग अलग सोचने का कोई झंझट ही नहीं होगा, उसका तो दिमाग में ही दिल होता है। फैक्ट नंबर 6, लंदन। हमेशा आप इसका जो वीडियो वगैरह देखते होगे, लंदन का छवि अक्सर बिग बेन क्लॉक से जाना जाता है। बिग बेन बहुत पॉपुलर है इधर। बिग बेन जो ये फेमस क्लॉक है, ये पता है आपको 27 मई 2005 को रुक गया था, स्टॉप हो गया था, चलना ही बंद हो गया था। उस दिन लंदन में जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री के आसपास था, लेकिन तब भी यही कहा जाता है कि हॉट टेम्परेचर के चलते बिग बेन बंद हुआ था। 10:07 पे वो बंद हुआ था, फिर चलने लगा था, फिर 10:20 पे फिर बंद हो गया था। ये रात की बात है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में सुना है? देखो, कंप्यूटर का 3 क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। एक नॉर्मल कंप्यूटर, जिसे कि कॉन्वेंशनल कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा सुपर कंप्यूटर, जो कि कॉन्वेंशनल कंप्यूटर का ही एडवांस्ड वर्जन होता है। तीसरा क्वांटम कंप्यूटर, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए काम करता है। जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर होता है, और जो सुपर कंप्यूटर होता है उससे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर होता है। नॉर्मल कंप्यूटर 0-1 से काम करता है, बाइनरी डिजिट। मतलब जिस तरह हमारी दुनिया बेसिकली एटम से बनी है, आपका जो घर है वो ईंटों से बना है ना, ईंट मिल के घर का रूप लिया है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ईंट है। वैसे ही जो कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो जो भी डेटा है, डिजिटल फॉर्म में कोई भी डेटा, वो बेसिक रूप में 0-1 ही है। 0-1 का एक गुच्छा है। 0-1 ही आपका मिल के इतना सारा कॉम्प्लेक्स डेटा बनाता है। और कंप्यूटर में या तो 0 या 1 ऑन ऑफ से काम करता है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है, इसको समझने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये जान लो कि कंप्यूटर ऑन ऑफ 0-1 0-1 0-1 करके अपने आप को काम करता है। ऑन ऑफ या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, बस। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ये क्यूबिट से काम करता है। मतलब क्यूबिट मतलब ये ऑन और ऑफ साइमल्टेनियसली हो सकता है, जिसके चलते जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, जिसका कि सॉल्यूशन हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स नहीं निकाल सकते, वो क्वांटम कंप्यूटर्स कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूं, जो बिजली आपके घर में आती है, वो पावर ग्रिड से जो आती है आपके घर में, तो कुछ मात्रा में बिजली लॉस्ट हो जाती है वायर में। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। नॉर्मल कंप्यूटर से हम लोग ये पता नहीं कर सकते हैं कि कितना बिजली गुल हो रहा है, और वो जो वायर है उसका फैब्रिक कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना बिजली लॉस्ट हो रहा है। अब पूरे वर्ल्ड में दूर दूर तक घरों में बिजली जाती है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिजली लॉस्ट भी होती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स आराम से ये पता लगा सकते हैं कि कितना बिजली लॉस्ट हो रहा है, हमें कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए सबसे ज्यादा इफिशिएंट होने के लिए। और वेदर का जो फोरकास्टिंग होता है, जो सुपर कंप्यूटर्स घंटों में काम करती है, वही क्वांटम कंप्यूटर्स सेकंड्स में कर सकती है। और जो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स जो कि वेदर फोरकास्टिंग करती है कि मौसम कैसा रहेगा, जो कैलकुलेशन घंटों में होता है, उसी को क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ ही सेकंड्स में कर सकती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि बेंगलोर पुलिस ने हाल ही में एक ऐसे ग्रुप को अरेस्ट किया जो कि 18 से 20 यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज व्हाट्सएप में बेच रही थी। कोई भी इंसान डिग्री को खरीद पा रहा था। फेक डिग्रीज, फेक मार्कशीट और फेक डिग्रीज का बिजनेस कर रहे थे ये लोग। ये बिजनेस भी हुआ क्या, तो बिजनेस की कैटेगरी में आता ही नहीं है। और अमेजिंग बात यही कि इनका सो कॉल्ड बिजनेस चल भी रहा था। लोग एक्चुअली में फेक मार्कशीट और फेक डिग्रीज ले भी रहे थे। फैक्ट नंबर 3, ये तो आपको पता ही होगा कि दुबई और इंडिया का बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो एक्चुअली में एक ट्रेन को प्लान किया गया है जो कि दुबई से मुंबई तक चलेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इन दोनों के बीच तो समुद्र है। वही ना, टेक्नोलॉजी मतलब इतना आगे बढ़ गया है कि क्या ही बोले। समुद्र के नीचे से ट्रेन जाएगी, अंडर वाटर ट्रेन। शार्क आके ऐसे खा गया तो ट्रेन को
पता नहीं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने गए ये लोग। फैक्ट नंबर 2, एक अमेजिंग सी फैक्ट है कि जब भी आप धरती को सर्च करते हो ना, अर्थ, तो जो जितने भी फोटोज आती हैं उनमें से एक ऐसा फोटो है जो सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस्ड, सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड है। वो है ये वाला फोटो, दी ब्लू मार्बल। इसको 7 दिसंबर 1972 को धरती के ऊपर 29,000 किलोमीटर से लिया गया था और इसको अपोलो 17 स्पेसक्राफ्ट में बैठे जो क्रू थे वो इसको लिए थे। ये आज तक का पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस्ड इमेजेस में से एक है, पूरे नोन इतिहास के। इस इमेज का ऑफिशियल नेम है दी ब्लू मार्बल, हमारा प्यारा धरती। फैक्ट नंबर 1, कभी आप अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन जाओगे घूमने तो आप एक चीज नोटिस करोगे जहाज के ऊपर से कि ये दोनों समुद्र जहां पे मिल रहा है उस पॉइंट पे पानी एक साथ हो ही नहीं रहा है। ऐसा लगेगा कि कोई इनविजिबल सा दीवार है, कोई बॉर्डर है जो कि पानी को नहीं मिलने दे रहा है। बट ऐसा क्यों होता है? वो जो नजारा होता है ना, वो बिल्कुल अद्भुत होता है। ऐसा लगेगा कि नेचर में ऐसा सिस्टम कैसे बना हुआ है कि दो समुद्र आपस में मिलते नहीं है। बहुत सारे रिवर्स यानी नदियों में भी ऐसा ही होता है, दो नदियां आपस में मिलते हैं लेकिन उनका संगम हमें दिखता है बिल्कुल साफ साफ। बात यह है कि वाटर जो है, पानी, वो एक ही तरह का नहीं बल्कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एकदम सिंप्लीफाइड बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो ये होता है सैलिनिटी के चलते। जैसे पैसिफिक और अटलांटिक ओशन का समुद्र में नमक होता है, ये तो पता ही होगा ना। तो इन दोनों में जो नमक का कंटेंट है वो अलग अलग मात्रा में होता है, इसलिए वो आपस में मिलते नहीं है। जहां पे ये होता है, जहां पे ये दिखता है कि नहीं मिल रहा है, इसको ओशन क्लाइंस कहते हैं। आप खुद ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हो कि एक ग्लास लेना और आधे ग्लास नमक वाला पानी डालना और आधे ग्लास में साफ पानी डालना, तो दोनों देखना मिलेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही लार्ज स्केल में नेचर के साथ ये होता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। स्क्रीन पे और भी बहुत सारे फैक्ट वीडियोस है, आप इन्हें भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।